खबरें तफसील से। आसाम में सरकारी मदारिस आइंदा महीने से बंद हो जाएंगे। रियासती हुकूमत इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। रियासती वजीर तालीम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले मदारिस बंद हो जाएंगे। संस्कृत के इदारों के ताल्लुक से भी अलहदा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इसी साल फरवरी में रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी मदारिस और संस्कृत के टूल को बंद करने का फैसला किया था। हुकूमत इन इदारों को स्कूलों में तब्दील करने का इरादा रखती है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं निलय भट्टाचार्य से। निलय, हुकूमत ने बेहद बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के वक्त में ऐसे में स्कूल्स बंद हैं और अब जैसे कि असम में करीब 616 मदरसे हैं, उनको भी बंद करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं उनके मुस्तकबिल का क्या? जी साहिबा, देखिए, ये जैसे मिनिस्टर ने कहा है कि ये फरवरी में असेंबली में इसके डिसीजन लिया गया था और उसके मुताबिक उन्होंने कल इसका ऐलान किया है कि नवंबर से जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा और उसके साथ साथ असम के 614 जो सरकारी मदरसा है वो मदरसा बंद हो जाएंगे। तो जो हुकूमत की मंत्री है उनका कहना है कि सरकारी पैसों पे कोई रिलीजियस इल्म स्कूलों में नहीं दिया जाएगा। और वो कहता है कि मिनिस्टर ये भी उन्होंने कहा है कि करीबन सरकार प्रति माह 6 से 4 करोड़ रुपए इन मदरसों के पीछे खर्च करती है और इस सूरत में इन मदरसों में कहीं कोई रिलीजियस इल्म यहाँ पे नहीं दिया जा सकता और इस वजह से ये मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो टीचर्स इन मदरसों में वहाँ पे कार्यरत है उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो तनख्वाह है जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाएगी तब तक उनको मिलता रहेगा। और ये जो मदरसा है इस मदरसा को नॉर्मल स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। अब संस्कृत टोलों के ऊपर, हालांकि संस्कृत टोल जो करीबन 900 है उसमें से 97 सरकारी संस्कृत टोल है, वो भी उन्होंने कहा है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस वजह से शायद इनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस बारे में कल वो बहुत खुली तरीके से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। दूसरी तरफ ये जो मदरसों में जो पढ़ाने वाले हैं या जो मदरसों को चलाने वाले हैं, उन्होंने ये अगर मैं जमायत उलेमा हिंद के बारे में करूं तो जमायत उलेमा हिंद जो प्राइवेट मदरसा चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत 2021 में कांग्रेस का या AIUDF का हो जाएगा तो ये जो अभी इस मौजूदा सरकार का जो एक डिसीजन है उसको वो तब्दील कर देंगे और इन मदरसाओं को फिर से वो चालू कर देंगे। अब ये देखिए, ये जो मदरसा को जो बंद कर देने की बात है ये एक राजनीतिक तूक पकड़ चुका है। अब बहुत लोग ऐसे क्या कह रहा है कि ये मदरसा को बंद करने की जो दलील सरकार दे रही है वो दलील ये मदरसाओं के में पढ़ने वाले बच्चे या शिक्षक उसको सहजता से नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ इसके पीछे बीजेपी का एक मंसूबा छुपा हुआ है और ये जरूर जो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों है वो बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मंत्री ने ये भी कहा है, मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा है कि हालांकि ये सरकारी मदरसाओं के ऊपर पाबंदी है या सरकारी मदरसा बंद हो जाएगी, लेकिन जो प्राइवेट मदरसा है उसके ऊपर सरकार का कोई वहाँ पे इख्तियार नहीं होता है। और तो हुकूमत ने इनको पब्लिक करने का, ऑलरेडी ये मदरसे सरकारी हैं, ऐसे में इनको पब्लिक कर इसको किस तरीके से देखा जाएगा? क्या ये बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला लिया गया है या ये इसको बेहतरी की तरफ से देखा जा रहा है? ये देखिए, अगर मुझे आप पूछते हैं तो इन मदरसाओं में, जैसे गुवाहाटी में जो मदरसा है, इन मदरसाओं में ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई एक विशेष धर्म का बच्चे ही वहाँ जाते हैं, वो क्या एक विशेष धर्म का ही इल्म वहाँ पे दिया जाता है। ये जो नॉर्मल स्कूल्स है वो स्कूल के तरीके से चलता है। और लोगों का ये भी कहना है कि लोग ये जो मदरसाओं के पक्ष में जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मदरसा जो शब्द है वो एक अरबिक शब्द है, वो स्कूल का जो है या विद्यालय का जो अरबिक फॉर्म है वो मदरसा है, तो इसको ये रिलीजियस नजरिए से उसको ना देखा जाए।
अब एक बात है कि ये जो सरकारी मदरसा को अब स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे एक ही वजह है कि वहाँ पे कोई रिलीजियस टीचिंग ना हो, और ऐसे सरकारी पैसाओं पर रिलीजियस टीचिंग ना हो, इस वजह से इन मदरसाओं को स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जो उर्दू सब्जेक्ट है और संस्कृत सब्जेक्ट है वो बरकरार रहेगा या फिर उनको हटाया जाएगा इस फैसले के साथ, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी जरूरी हैं। जी साहब, एक चीज है कि जब संस्कृत टोल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश और असमीज को छोड़ के। तो अब इन 97 जो संस्कृत टोल है, जो सरकारी संस्कृत टोल है, उनको भी बंद कर देने की बात है। और दूसरी बात है कि ये मदरसाओं का जो बात है, ये मदरसाओं का जो एक डिबेट चलता आ रहा है, ये फरवरी से नहीं है। फरवरी से पहले भी सरकार ने एक डिसीजन किया था कि जो मदरसा, जो यहाँ पे मदरसा है, जो सरकारी मदरसा है, वो सरकारी मदरसा शुक्रवार को बंद दिया जाता था। अब ये सरकार ने वो शुक्रवार के बंद को हटा दिया गया था। तब भी ये बात आता था कि ये जुमे की नमाज की बात होती है, तो इसलिए मदरसा का बहुत सारे वहाँ पे जो टीचर्स है, उन्होंने शुक्रवार के दिन बंद कर लिया था, बंद एक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था या हाफ डिक्लेयर किया गया था। तो सरकार ने कहा था कि ये देखिए, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल में जो नियम लागू होता है, उन मदरसाओं पे या संस्कृत टोलों पे भी वो से एक जैसा ही नियम लागू होना चाहिए। उस वजह से इस बंद को भी हटा दिया गया था। तो क्या ये फैसला नई तालीमी पॉलिसी के तहत लिया गया है, क्योंकि मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी की भी शुरुआत हुई है, तो उसके तनाजुर में ये फैसला लिया गया है? जी, ये तालीमी पॉलिसी ही है, ये तालीमी पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के पीछे पिछले फरवरी से ही काम होते आ रहा है। हालांकि ये डिसीजन कल मंत्री ने ऐलान कर दिया कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द निकल जाएगा, और नोटिफिकेशन से निकलते ही ये जो मदरसाओं का जो मदरसा है, वो मदरसा बंद हो जाएंगे, और बहुत जल्द ही वो अब जो नॉर्मल स्कूल है, वो नॉर्मल स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। ये प्योरली इसको एक तालीमी जो एक मॉडिफिकेशन है, या एक तालीमी जो एक चेंज है, वो चेंज के हिसाब से या पॉलिसी के हिसाब से ही हम देख सकते हैं इसको। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना की वजह से इस नोटिफिकेशन में हो सकता है देरी हुई हो, तो नवंबर में जो आसाम में मदरसे हैं उनको तब्दील करके पब्लिक स्कूल्स में तब्दील किया जाएगा। निलॉय, बेहद शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फाइटर एयरक्राफ्ट की तफसील आईएएस से शेयर किया करता था ये शख्स। एचएएल का मुलाजिम है मज़कूरा शख्स। आईएसआई के कुछ लोगों से राब्ते में भी था ये शख्स। तमाम हसास मालूमात आईएसआई को भेजा करता था। कोर्ट ने गिरफ्तार शख्स को 10 दिन के एटीएस तहवील में दिया है। तो बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फाइटर एयरक्राफ्ट की तफसील आईएसआई से शेयर करता था। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अमित राय, जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक में एक शख्स को गिरफ्तार किया है आईएसआई को तफसीलात फराहम करने के मामले में, क्या कुछ तफसीलात? और देखिए, बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र एटीएस जो है, कुछ खबर उन्हें मिली थी, उसके बेसिक पे जो है उन्होंने एक जाल बिछा के रखा था, और इस शख्स को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट की डिटेल जो है आईएसआई से शेयर करता था। ये व्यक्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कर्मचारी है, जो आईएसआई के कुछ लोगों के संपर्क में था और तमाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आईएसआई को पास कर रहा था। एटीएस की नासिक यूनिट ने इसकी गिरफ्तारी की है, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां 10 दिन की एटीएस रिमांड जो है इसे मिली है। इसके फोन को भी जब्त कर लिया है, और जिससे तमाम डिटेल निकालने की शुरुआत जो है एटीएस ने कर दिया। इससे लगातार पूछताछ चल रही है, आखिर कौन कौन लोग और इसके संपर्क में है, किस तरह जो है सारी जानकारी आईएसआई को मुहैया कराता है, आखिर क्या कुछ और लोग जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कर्मचारी के रूप में क्या आईएसआई के लोग काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों की जानकारी जो है इससे ली जा रही है, और इसे जो है मुंबई भी लाया जाएगा। तो बेहद कॉन्फिडेंशियल जो फायर एयरक्राफ्ट की तफसील है वो आईएसआई को, तो ऐसे में किस 10 दिन की तहवील में इनको भेजा गया है? देखिए, एटीएस ने डिमांड किया कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, जिस तरह से आईएसआई से इसके लिंक सामने आए हैं, हमें और पूछताछ करने की जरूरत है, और हम जो है इसके सिंडिकेट तक पहुंचना चाहते हैं। आखिर किसके लिए काम करता है, कैसे खबरें आईएसआई तक पहुंचाई जाती हैं, इन सारी चीजों के लिए हमें पूछताछ की जरूरत है। इसी के लिए जो है कोर्ट ने इसे 10 दिन की रिमांड भेज दिया है। अब नासिक यूनिट जो है इसे लेकर मुंबई जो है पहुंचेगी, और मुंबई एटीएस लगातार इससे पूछताछ भी करेगी।
तो महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि तमाम हसास मालूमात आईएसआई को भेजा करता था। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास कल होगा। वजीर आला केसीआर की सदारत में ये इजलास कल होने वाला है। असेंबली में पेश किए जाने वाले बिल से मुतालिक बातचीत इस इजलास में होगी। रियासत में रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी पर अमलावरी पर बातचीत होगी। धान की खरीदी से मुतालिक भी किया जाएगा तबादला ख्याल। तो बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास कल होगा। वजीर आला केसीआर की सदारत में ये इजलास मुनक्किद होगा और असेंबली में पेश किए जाने वाले बिल से मुतालिक तमाम बातचीत इस इजलास में होगी। रियासत में रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी पर अमलावरी पर भी बातचीत इस इजलास में होगी। रियासत में धान की खरीदी से मुतालिक भी इस इजलास में तबादले ख्याल किया जाएगा। लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी के से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है, ताहम उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामला अभी अदालत में है। इससे कबल लालू प्रसाद यादव को 4 घोटाले के 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। दरअसल आधी सजा मुकम्मल होने के हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट से रुजू किया था। ख्याल रहे कि चाईबासा ट्रेजरी केस में सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी। लालू जी का सस्पेंशन अब सेंटेंस हो गया, यानी कि उनको आज बेल ग्रांट हो गई इस केस में और 2 लाख रुपया की फाइन जमा करनी है और 50,000 दो सिक्योरिटी के साथ जो है बेल बाउंड भरना है। जिसमें 7 साल की सजा हुई है। उसका 1 महीना अगले महीना 9 तारीख को उसका कंप्लीट हो रहा है, तो नवंबर में ही वो बाहर आ पाएंगे। वो दुमका से रिलेटेड है, RC 38A96। बिहार असेंबली इंतखाबात में करीब आधा दर्जन अलायंस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एनडीए और अजीम इत्तेहाद के साथ मुख्तलिफ पार्टियों ने अलग अलग नाम से महाज बनाया है। इंतखाबात के वक्त बने मुख्तलिफ पार्टियों के इत्तेहाद ने वोटरों को मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। जमीयत उलमाए बिहार के मुताबिक इंतखाबात करीब आते ही सियासी पार्टियों को बिहार की खस्ताहाली की याद आ जाती है। जमीयत ने कहा है कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं ऐसे उम्मीदवार और सियासी पार्टियों का इंतखाब करें जो बिहार के लिए काम कर सकें। उधर दानिश्वरों ने भी कहा कि नए नए बनने वाले इत्तेहाद के सबब वोटर कंफ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त में पूरी समझदारी का मुजाहरा करेंगे। देखिए, जो इलेक्शन के वक्त सब पार्टी लोग छोड़ के इधर जाते हैं उधर आते हैं, पार्टी बनाते हैं, नई नई पार्टी बनाते हैं, टिकट देते हैं, इलेक्शन होते हैं, नहायत गलत काम है। इससे मिल्लत का नुकसान है, कोई मुफीद नहीं कर रहा है, नुकसान कर रहे हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं, लोगों का वोट बर्बाद 5 साल के लिए कर रहे हैं जो उनका हक है। इसलिए इसमें सही गवर्नमेंट बननी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट आना चाहिए जो आइन की हिफाजत करे, मुल्क की हिफाजत करे, रियासत की हिफाजत करे, मुल्क और रियासत की तरक्की करे और सब लोगों को ले दे के चले, अमन अमान रहे, इंसाफ मिले और अक़लियतों को भी इंसाफ मिले, उनका हक मिले, ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए। देखिए, बिहार असेंबली के जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें मैं तो एक जुमले में अगर कहूँ तो मौका परस्ती का जो सियासी खेल खेला जा रहा है वो नहायत अफसोसनाक है। जो आवाम है उसके सामने सही सूरत हाल नहीं पेश की जा रही है। सियासी पार्टियों का ये हाल हो गया है कि आज ये इस तरफ हैं, कल उस तरफ हैं, यानी इत्तेहाद भी इस तरह से कर रहे हैं कि आज कोई लेफ्टिस्ट है तो कल राइटिस्ट हो जाता है। तो आवाम तो सब कुछ देख रही है और मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूज़न है, जाहिर है कि इस तरह की सूरत हाल हो तो आवाम कन्फ्यूज़ होगी, लेकिन एक बात है कि आवाम बिल आखिर वो सही फैसला करती है और करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस मुतासरीन को अपनी बात रखने के लिए दावत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 12 अक्टूबर को पूरी फैमिली यूपी इंतजामिया की जिम्मेदारी में पेश होगी। हालांकि मुतासरीन ने कहा है कि यूपी इंतजामिया पर उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, वो जरूर जाना चाहेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज मुतासरीन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अपनी बात रखने की इजाज़त दी जाए, साथ ही हिज़्ब बेजा से निजात दिलाने की अपील की थी। पापा और दोनों उनके भाई जाएंगे और मैं भी जा सकती हूँ कोर्ट की तरफ से।
कोर्ट की तरफ से कैसे नोटिस आया है। नोटिस आया, क्या कहा गया है नोटिस में? बोला गया है जो भी बात बोलना चाहते हो तो वहाँ बोल सकते हो, बता सकते हो जाके। बोल रहे हैं कि हम ही लोग डिसाइड करेंगे कैसे ले जाना है, कैसे लेके आना है, सब हमारी जिम्मेदारी है। सब जो पूछा जाएगा वही सब बताया जाएगा वहाँ पे। और जहाँ तक कोर्ट जाने की बात है तो ज़्यादा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जो टीएम साहब हैं वही सारी व्यवस्था करवा रहे हैं, तो इस वजह से मैं अंदर से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ कि ये लोग पता नहीं कैसे लेके जाए। हाथरस मामले में पीएफआई के मुलविस होने के इल्जाम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने औरंगाबाद के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। जिम्मेदारों ने दावा किया है कि हाथरस मामले को फिरका वाराना रंग देने की साजिश की गई है। पीएफआई के मुताबिक वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, इसलिए उन्हें योगी हुकूमत निशाना बना रही है। यूपी की जो सरकार है और यूपी पुलिस बेबुनियाद जो इल्ज़ामात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगा रही है, तो उनका मकसद ये है कि वो हाथरस में जो वाक़या हुआ, जो हादसा हुआ, उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट करना। हकीकत से जो है तो लोगों को बेखबर रखना उनका मकसद है। हमारी डिमांड यही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो है तो ये एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, उनको फ़ौरन ही हटाया जाए। और जो वहाँ पर खाती है हाथरस में उनको कसूरवारों को उन जालिमों को जो है तो फ़ौरन जो है तो सज़ा दी जाए। मध्य प्रदेश में आयमा व मौज़िनीन को दिए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर मसाजिद कमेटी ने अपनी वजाहत पेश की है। मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि चूंकि इस्लाम में हेल्थ इंश्योरेंस जैसी बात पर उलमाए दीन का इत्तेफाक नहीं है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस से गुरेज करते हुए वो आयमा व मौज़िनीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी एसएम सलमान और मस्जिद बैतुल मुकर्रम के इमाम मुफ्ती फैयाज आलम से खास बातचीत की। तिब्बी सहूलियात मेडिकल हेल्प का जो मामला है उसमें किस तरह के जो है और तब्दीली है और क्या जो वजाहत है? जैसा आपने फरमाया मेडिकल हेल्प, तो ये ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं और हम अपनी कही हुई बात पे अड़ंग हैं कि हमें जो हमारे आइम्मा हज़रात हैं, मौज़िन हैं, उन सब की मदद करना है। तिब्बी हालात को देखते हुए उनके जो ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है, हमने क्या करा है इस सिलसिले में कि मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ा गलती कुछ हो गई थी उस वक्त कहने में। एक्चुअल कुछ हॉस्पिटल हैं जो भोपाल के, वो काम करना चाहते हैं और ऑलरेडी इन लोगों की कुछ हॉस्पिटल मदद भी करते हैं, तो उन्हीं से कांटेक्ट करके उनसे कहा गया है कि आप पूरे महीने में हमारे यहाँ के इमाम मौज़िन को देखें और जो ख़र्चे आते हैं उसके ऊपर उसको हम मसाजिद कमेटी यानी जो एक अलग से कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है, उसमें शहर के कई लोग हैं, उसमें फ़ंड इकट्ठा हो रहा है, उसके ज़रिए उसका पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी बता ज़रूरी है कि इस फैसले में जो है इमाम मौज़िन किस तरह देखते हैं। मुफ्ती फैयाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदार ने जो कदम उठाया है तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहमी का जो इंतज़ाम किया है मसाजिद कमेटी ने, यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, ये हम इस कदम का खैर मकदम करते हैं और ये कदम काबिल मुबारकबाद है। इससे बहुत इमाम मुअज्जिनीन की मदद होगी। इस मामले में जो हेल्थ इंश्योरेंस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ था मेरे ज़रिए से, तो वो लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया गया, इसलिए उस लफ्ज़ का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस लफ्ज़ से मैं रुजू करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इस्लाम में मना है। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहमी का जो इंतज़ाम मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने किया है वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा है। मसाजिद कमेटी का जो मकसद है कि इमाम मौज़िनीन, उनके अहले खाना के जो लोग हैं, उनको तिब्बी सहूलियात, तिब्बी इमदाद मुहैया करना। क्योंकि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कंपनियों के यहाँ जब जाते हैं तो कंपनी उस शराइत पर उस वक्त जो है हेल्थ इंश्योरेंस देती है कि जब मरीज़ 24 घंटे हॉस्पिटल में दाखिल होता है। अब यहाँ पर सवाल ये थे कि अगर इमाम मौज़िनीन में उनके घर में कोई बच्चा, कोई शख्स बीमार हो और 24 घंटे का इंतज़ार कौन करेगा, इसलिए इंश्योरेंस की बात को ख़त्म करके तिब्बी सहूलियात, मेडिकल हेल्प करने की जो है कदम उठाया गया है और इसमें अब किसी तरह की शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात करेंगे आज जहानी रामविलास पासवान की।
मरकजी वजीर रामविलास पासवान की मौत पर हर खास व आम मगमून है। दिल्ली में रामविलास पासवान की आखिरी दीदार का सिलसिला जारी है। सभी पार्टियों के लीडरान आम व खास उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच रहे हैं और खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और पीएम मोदी भी आखिरी दीदार के लिए पहुंचे और रामविलास पासवान को गुलहाए अकीदत पेश किया। कल पटना में रामविलास पासवान की आखिरी रस्मात की अदायगी की जाएगी। ये बहुत दुखद है। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रामविलास पासवान जी एक ऐसे सामाजिक न्याय के नेता थे जिनको सब समाज के लोग पसंद करते थे। वो समाज को जोड़ने के लिए जीवन उन्होंने दिया है। मेरे उनके बहुत जाती संबंध थे, बहुत मुझसे प्यार था। इससे पहले 2 महीने पहले ही मैं कोरोना काल में उनसे मिला था। मान लिया एक सफल मंत्री वो मोदी सरकार के थे। मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी क्षति है रामविलास पासवान जैसे सफल मंत्री का जाना। हम सब बहुत दुख जताते हैं और बहुत आहत हैं। बड़ा लॉस है। मैं तो पर्सनली भी कहता हूं कि उनका जो संपर्क थे लोगों के साथ कितना बढ़िया रहा। और मैं तो उन्हें जानता था यूपीए के मंत्री के रूप में, एनडीए के मंत्री के रूप में, कोई फर्क नहीं था। आदमी तो एक ही रहा। बहुत अच्छा दिल था, बहुत बड़ा मन था उनका। तो मेरे ख्याल में जो जिस किस्म की प्रतिनिधित्व उसने किया उनकी समुदाय के लिए वो एक चीज़ है, लेकिन देश के ओवरऑल राजनीति में जिनका उसका जो अस्तित्व था ये बहुत महत्वपूर्ण था हमारे देश के लिए। मेरे ख्याल में उनके जाने से एक बहुत बड़ा वॉइड हो गया है जो रिफिल करना आसान नहीं होगा हमारे लिए। रामविलास पासवान जी का जाना इस देश की एक अपूर्णीय क्षति है और जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के कमजोर, शोषित, वंचित समाज के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए समर्पित किया, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है। आज उनका जाना एक युग का अंत है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को, उनके शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरे पास शब्द नहीं हैं जिन शब्दों से आदरणीय रामविलास जी के व्यक्तित्व को मैं कह सकूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि उनके जाने से दबे कुचले पिछड़े दलितों की आवाज़ बंद हो गई। मुखर होकर के उनके पक्ष में बोलते थे और पूरे देश की आवाज़ थे। माननीय लालू प्रसाद जी को जब पता चला बहुत तकलीफ हुई, उनको बहुत दुख हुआ। हमारे कैबिनेट में साथी थे, 5 साल हम एक साथ मंत्री रहे। माननीय रामविलास जी की कमी न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में महसूस की जाएगी। एक बहुत ही कर्मठ नेता थे और गरीबों के खैरख्वाह थे। रामविलास पासवान जी बहुत पुराने और अनुभवी नेता और हमारे मंत्रिमंडल में रहे, व्यक्तिगत रूप से भी और सरकार के नाते भी मंत्रिमंडल के साथ उनका अनुभव का लाभ हम सबको मिलता था और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति में से, क्योंकि हमेशा वो उपेक्षित दलितों और वैसे लोगों की बातों को बड़ी सहजता से सामने लाकर इसका समाधान कैसा किया जाए इसका रास्ता सुझाते थे। भगवान की क्या इच्छा, एक गांव से आया हुआ एक छोटे किसान और मजदूर का बेटा यहाँ तक पहुँचेगा और जिस 74 की क्रांति के उस जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम सब लोग साथ रहे। बहुत ही भद्र और मृदुभाषी, कहीं भी किसी प्रकार का कभी कोई घमंड नहीं। बहुत बिरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जमीन से और गरीबों की जो सेवा इन्होंने किया है, चाहे वो किसी वर्ग के हों,